वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आपको पता है हम टॉपिक कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड 80 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। राइट, 20 मोर क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो आपका टाइम वेस्ट किए बिना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेटर्स एंड द स्टेटमेंट्स आर अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस. Debtors generally arise from credit sales. Debtors are treated as assets of the business. And fourth one is debtor always make immediate payment at the time of purchase. Right? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटर का सिंपल मीनिंग क्या है। डेटर वो पर्सन, वो लोग या वो कस्टमर हैं जिससे बिज़नेस को पैसा रिसीव होने वाला होता है। राइट, जो हमसे उधार पे सामान खरीदते हैं। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिजनेस ने किसी कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं तो कस्टमर को फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी, इसीलिए वो बिज़नेस के लिए डेटर हैं. राइट, बिजनेस ने फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश को 20,000 के गुड्स क्रेडिट पर बेचे तो रवि को 20,000 बिजनेस को फ्यूचर में पे करने होंगे. राइट, तो रवि क्या है, रवि बिजनेस के लिए डेटर है. ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, डेटर जनरली अराइज फ्रॉम क्रेडिट सेल्स. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. डेटर्स मेनली क्रेडिट सेल्स की वजह से अराइज होते हैं. कैश सेल में कस्टमर इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, इसलिए नॉर्मली डेटर क्रिएट नहीं होते. राइट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डेटर आर ट्रीटेड एज एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. डेटर से फ्यूचर में कैश रिसीव होना है. बिजनेस के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, इसलिए डेटर को करेंट एसेट में शो किया जाता है. राइट, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ डेटर्स ऑलवेज मेक इमीडिएट पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. डेटर का कंसेप्ट ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है. डेटर पेमेंट अब फ्यूचर में करता है, इमीडिएटली नहीं. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़, consider the following statement regarding creditors and the statements are, a creditor is a person to whom the business owes money. Creditors generally arise from credit purchases. Creditors are liability of the business. And last one is, creditors are always customer who purchase goods for cash. तो statement 1 कहता है, creditor is a person to whom the business owes money. Yes, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. A creditor is a person to whom business owes money. बिल्कुल करेक्ट. अगर बिजनेस ने किसी सप्लायर से गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो बिजनेस को फ्यूचर में सप्लायर को पेमेंट करनी होगी. राइट, इसलिए सप्लायर्स क्रेडिटर हैं. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रेडिटर्स जनरली अराइज फ्रॉम क्रेडिट परचेज. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. क्रेडिट परचेज़ के केस में गुड्स अभी रिसीव हो जाते हैं लेकिन पेमेंट बाद में होती है, तो इसी वजह से क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बनते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. बिजनेस को क्रेडिटर को फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, इसलिए क्रेडिटर बिजनेस की करेंट लायबिलिटी होते हैं. राइट, and next statement is, creditors are always customer who purchase goods for cash. Incorrect, ये statement wrong है. क्रेडिटर्स जनरली सप्लायर होते हैं, कस्टमर नहीं, और क्रेडिटर का रिलेशन नॉर्मली क्रेडिट परचेज से होता है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल रिसीवेबल एंड द स्टेटमेंट्स आर, bills receivable represent an amount receivable by the business. It is generally a current asset. It may arise when a debtor accepts a bill drawn by the business, and it represents an amount payable by the business to its creditors. बिल रिसीवेबल का मतलब है ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू बिजनेस को फ्यूचर में एक सर्टेन अमाउंट रिसीव होनी है. राइट, इसे हम बिल रिसीवेबल कहते हैं. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिल रिसीवेबल रिप्रेजेंट एन अमाउंट रिसीवेबल बाय द बिजनेस. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बिल रिसीवेबल बिजनेस के लिए एक रिसीवेबल अमाउंट रिप्रेजेंट करता है.
मतलब बिजनेस को फ्यूचर डेट में मनी रिसीव करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ जनरली अ करेंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्स रिसीवेबल से फ्यूचर में कैश रिसीव होना है, इसलिए जनरली इसे करेंट एसेट के रूप में क्लासीफाई किया जाता है, स्पेशली जब अमाउंट शॉर्ट टर्म ड्यू हो। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट मे अराइज व्हेन अ डेटर एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय द बिजनेस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिज़नेस का डेटर एक बिल एक्सेप्ट करता है तो बिज़नेस के पास उस बिल के थ्रू फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करने का राइट होता है और ये बिल रिसीवेबल बन जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू इट्स क्रेडिटर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये बिल रिसीवेबल नहीं है बल्कि बिल पेएबल है। बिल रिसीवेबल मतलब अमाउंट टू बी रिसीव्ड एंड बिल पेएबल मतलब अमाउंट टू बी पेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल पेएबल एंड द स्टेटमेंट्स आर बिल पेएबल रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, इट इज जनरली अ लायबिलिटी, it may arise when the business accept a bill drawn by its creditors, and fourth one is it represents an amount receivable from the customer. अब बिल रिसीवेबल के ऑपोजिट कंसेप्ट को समझना है जो है बिल पेएबल। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्स पेएबल रिप्रेजेंट एन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। बिल पेएबल का मतलब है बिजनेस को फ्यूचर में किसी पर्सन को स्पेसिफाइड अमाउंट पे करना है, इसलिए बिजनेस की पेमेंट ऑब्लिगेशन है। एंड नेक्स्ट है इट इज़ जनरली अ लायबिलिटी। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करनी है, देयरफॉर बिल पेएबल बिजनेस की लायबिलिटी है। एंड नेक्स्ट है इट मे अराइज व्हेन द बिजनेस एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय इट्स क्रेडिटर्स। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सपोज सप्लायर ने बिज़नेस पर बिल ड्रॉ किया है और बिज़नेस ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब बिज़नेस को ड्यू डेट पर पेमेंट करनी होगी, इसलिए ये बिल पेएबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर का रिलेशन बिल रिसीवेबल से नहीं है। बिल पेएबल का रिलेशन अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस से है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड द स्टेटमेंट्स आर ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द बायर, इट इज़ जनरली अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मली नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली सेलर बायर को गुड्स की लिस्ट प्राइस पर अलाउ करता है। एंड हमारी स्टेटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय द सेलर टू द बायर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेलर बायर को गुड सेल करते वक्त लिस्ट प्राइस पर सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट दे सकता है, इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट इज़ जनरली अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली गुड्स की लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पर कैलकुलेट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल लिस्ट प्राइस है 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट हुआ 10,000 का 10% 1,000 एंड नेट प्राइस है 9,000, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉर्मली रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट नॉर्मली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इनवाइस में डिडक्ट कर दिया जाता है और नॉर्मली बुक्स में सेपरेट अकाउंट की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बुक्स में जनरली नेट अमाउंट रिकॉर्ड होता है, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये इनवॉइस प्राइस से रिड्यूस होता है, इसलिए 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट एंड द स्टेटमेंट्स आर कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस।
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम और गेन फॉर द बिजनेस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश डिस्काउंट कस्टमर को तब दिया जाता है जब वो पेमेंट जल्दी या ड्यू डेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। येस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेड डिस्काउंट के अपोजिट कैश डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। सेलर की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड एंड बायर की बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस और लॉस ऑफ बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब बिज़नेस अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करता है तो बिज़नेस को कम अमाउंट रिसीव होता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड इज इक्वल टू इसको एक्सपेंस या लॉस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ एन इनकम और गेन फॉर द बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब बिज़नेस अपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव करता है तो बिज़नेस को कम पेमेंट करनी होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम या गेन बन जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्काउंट अलाउड। एंड स्टेटमेंट्स हैं डिस्काउंट अलाउड इज़ गिवन बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। सेकेंड है इट इज़ जनरली गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और लॉस। इट इंक्रीजेज द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्काउंट अलाउड इज़ गिवन बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बिज़नेस अपने कस्टमर को पेमेंट जल्दी करने के लिए डिस्काउंट देता है तो उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस चाहता है कि कस्टमर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जल्दी पे करें, इसलिए कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और लॉस। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस कस्टमर से फुल अमाउंट रिसीव नहीं करता, देयरफॉर डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। डिस्काउंट अलाउड की वजह से बिज़नेस को कम अमाउंट रिसीव होता है, ज़्यादा नहीं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड द स्टेटमेंट्स आर डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। इट मे अराइज व्हेन द बिजनेस मेक्स प्रॉम्प्ट पेमेंट। It is treated as a income or gain. It increases the amount payable to the creditors. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब बिज़नेस सप्लायर को पेमेंट करते हैं और सप्लायर डिस्काउंट देते हैं तो बिज़नेस के लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट मे अराइज व्हेन द बिजनेस मेक्स प्रॉम्प्ट पेमेंट। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सप्लायर बिजनेस को एनकरेज कर सकता है कि पेमेंट जल्दी करे, प्रॉम्प्ट पेमेंट के बदले डिस्काउंट मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रीटेड एज एन इनकम और गेन। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सपोज बिजनेस को सप्लायर को 10,000 पे करने हैं एंड सप्लायर ने 500 डिस्काउंट दिया, बिजनेस सिर्फ 9500 पे करेगा तो बिज़नेस को 500 का बेनिफिट हुआ, राइट। तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती हैं, हमारी इनकम या गेन। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से अमाउंट पेबल रिड्यूस होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको पेबल है 10,000 एंड डिस्काउंट मिल गया 500 तो नेट पेबल होगा 9500, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परचेजेस। एंड स्टेटमेंट्स हैं परचेजेस रेफर टू द गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ मशीनरी इज नॉर्मली ट्रीटेड एज अ परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस आर बोथ रिकॉर्डेड इन परचेजेस। गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर आर नॉट बिजनेस परचेजेस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है परचेजेस रेफर्स टू गुड्स एक्वायर फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
बिज़नेस को जो गुड्स रीसेल के पर्पज़ से परचेज़ करता है उन्हें परचेज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टेशनरी शॉप नोटबुक्स रीसेल के लिए परचेज़ करती है तो ये उसकी परचेजेज़ हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी इज़ नॉर्मली ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स। इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मशीनरी रीसेल के लिए नहीं, मशीनरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज़ की जाती है, इसलिए मशीनरी को फिक्स एसेट के रूप में शो किया जाता है। ये परचेज अकाउंट में नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होते, राइट। नेक्स्ट है कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस आर बोथ रिकॉर्डेड एज परचेज। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गुड्स को कैश पर परचेज़ करें या क्रेडिट पर परचेज़ करें, बिजनेस के लिए दोनों परचेज़ हैं, राइट। डिफरेंस सिर्फ पेमेंट का है इसमें। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज़ बाय द प्रोप्राइटर आर नॉट बिजनेस परचेज। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस के पैसे पर्सनल यूज़ के लिए कोई आइटम परचेज़ करने में लगाता है तो वो बिजनेस की परचेज़ नहीं है। सच अमाउंट में बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, राइट। तो हमारा सही आंसर है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स एंड द स्टेटमेंट्स आर सेल्स रेफर टू गुड्स सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कैश सेल्स and credit sales both are sale transactions, sale of old furniture is normally treated as sales of goods, credit sales create receivable from the customer। तो स्टेटमेंट 1 है सेल्स रेफर्स टू गुड्स सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिजनेस जो गुड्स रीसेल के पर्पज़ से रखता है और कस्टमर को सेल करता है उनकी सेल को सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आर बोथ सेल्स ट्रांजैक्शन। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गुड्स कैश पर सेल करने या क्रेडिट पर सेल करें, दोनों सेल्स ही हैं, राइट। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज़ नॉर्मली ट्रीटेड एज गुड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ऑफिस फर्नीचर बिजनेस के यूज़ के लिए फिक्स्ड एसेट हैं। अगर ओल्ड फर्नीचर सेल किया जाता है तो नॉर्मली इसे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट ट्रीट किया जाएगा, ऑर्डिनरी सेल्स नहीं। अगर सेल्स में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑर्डिनरी सेल्स से डिफरेंट होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रेडिट सेल्स क्रिएट अ रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रेडिट सेल्स में कस्टमर इमीडिएटली पेमेंट नहीं करता, बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होती है। देयरफॉर बिजनेस जो कस्टमर बिकेम डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज consider the following statements regarding purchase return and the statements are purchase return means goods returned to the supplier. It is also known as return outward. It reduces the amount of purchase and it increases the amount payable to the supplier. फर्स्ट स्टेटमेंट है परचेज रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर परचेज गुड्स डिफेक्टिव, डैमेज या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो बिजनेस उन्हें सप्लायर को रिटर्न कर सकता है, इन्हें हम परचेज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। परचेज रिटर्न का एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, तो प्लीज़ इसको याद रखना, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ परचेज। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिजनेस ने 50,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं और 5,000 के गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिए हैं तो नेट परचेजेस 50,000 माइनस 5,000 45,000 होंगे। देयरफॉर परचेज रिटर्न परचेजेस को रिड्यूस करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। गुड्स रिटर्न करने के बाद सप्लायर को पेबल अमाउंट जनरली रिड्यूस होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स रिटर्न एंड द स्टेटमेंट्स आर सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेल्स। It increases the amount receivable from the customer। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल्स रिटर्न मीन्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द बिजनेस।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब कस्टमर बिजनेस से परचेज्ड गुड्स को वापस करता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, और रीज़न हो सकते हैं डिफेक्टिव गुड्स हों या डैमेज गुड्स हों, रॉन्ग गुड्स सप्लाइड हों या गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन हों। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल्स रिटर्न का अल्टरनेटिव नाम है रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेल्स। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एग्जांपल 80,000 के गुड सेल्स हुए हैं एंड हमारे पास सेल रिटर्न होगी है 5,000 की, तो हमारी नेट सेल्स होंगी 80,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 75,000। सो सेल रिटर्न को सेल से रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। ये बिल्कुल रॉन्ग है। सेल्स रिटर्न के बाद कस्टमर से रिसीवेबल अमाउंट जनरली रिड्यूस हो जाता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैरेज इनवर्ड, एंड स्टेटमेंट्स हैं carriage inward is the transportation cost incurred on bringing the purchased goods into the business. Next, it is generally treated as a direct expense and it is considered while determining the cost of goods purchased. Or last one is it is an indirect expense related only to office administration. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहले ये समझते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। कैरेज इनवर्ड इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग परचेज गुड्स इनटू द बिजनेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। परचेज गुड्स को सप्लायर की प्लेस से बिजनेस की प्रीमाइसेस तक लेके आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरेज इनवर्ड होता है, राइट। गुड्स परचेज किए और उन्हें फैक्ट्री शॉप तक लाने के लिए 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो ये कैरेज इनवर्ड है। नेक्स्ट है इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली परचेज गुड्स को बिजनेस तक लाने से रिलेटेड है, इसलिए इसे जनरली हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ कंसिडर्ड वाइल डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैरेज इनवर्ड गुड्स को बिजनेस प्रीमाइसेस तक लाने की कॉस्ट है, इसलिए इसे परचेजेस में इंक्लूड किया जाता है। मतलब परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट रिलेटेड टू ब्रिंगिंग गुड्स इनटू बिजनेस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड ओनली टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं है, ये गुड्स को बिजनेस प्रीमाइसेस तक लाने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैरेज आउटवर्ड, एंड द स्टेटमेंट्स आर कैरेज आउटवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड ऑन डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर. It is generally treated as an indirect selling expense. And third one is it is not normally included in the cost of purchases. It is a direct expense incurred for bringing goods into the business, right? And first statement, carriage outward is the transportation cost incurred on delivering goods to the customer. Exactly, बिल्कुल सही है. बिजनेस से कस्टमर के प्लेस तक गुड्स डिलीवर करने को ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहा जाता है और हम इसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज अ इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. कैरेज आउटवर्ड गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने से रिलेटेड हैं. ये जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, राइट. नेक्स्ट है इट इज़ नॉर्मली इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस. यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. कैरेज आउटवर्ड परचेज गुड्स को बिजनेस तक लाने का कॉस्ट नहीं है, ये गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने की कॉस्ट है, इसलिए कॉस्ट ऑफ परचेजेस में ये इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट है इट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स इनटू द बिजनेस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. ये डिस्क्रिप्शन कैरेज इनवर्ड की है. कैरेज आउटवर्ड का पर्पस गुड्स को बिजनेस से कस्टमर तक ले जाना होता है, राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड स्टेटमेंट्स आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स.
Wages paid for workers directly engaged in production may be a direct expense. Carriage inward may be treated as a direct expense, and office rent is always a direct expense. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस को वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली गुड्स की प्रोडक्शन या परचेज से कनेक्टेड होते हैं. इनका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स की कॉस्ट से होता है. राइट. नेक्स्ट है वेजेस पेड टू वर्कर्स डायरेक्टली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन में भी आर डायरेक्ट एक्सपेंस. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अगर वर्कर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं तो उनकी वेजेस जनरली डायरेक्ट वेजेस होती हैं. एग्जांपल, फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोडक्शन के लिए 50,000 वेजेस दी गई हैं तो ये जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस होंगी. नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड में बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. कैरेज इनवर्ड परचेज गुड्स को बिजनेस प्रीमाइसेस तक लाने से डायरेक्टली रिलेटेड है. राइट. इसलिए जनरली इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है. एंड नेक्स्ट है ऑफिस रेंट इज़ ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. ऑफिस रेंट जनरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. राइट. ऑलवेज वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, consider the following statements regarding indirect expenses, and the statements are: indirect expenses are not directly attributable to the production or purchase of specific goods. Office salary is generally an indirect expense. Advertisement expense is generally an indirect expense, and indirect expenses are included directly in the cost of purchases. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन और परचेज ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डायरेक्ट कनेक्शन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता. ये जनरली बिजनेस को ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है ऑफिस सैलरी इज जनरली एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. ऑफिस स्टाफ की सैलरी डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस से कनेक्टेड होती है, इसलिए ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज जनरली एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. एडवर्टीजमेंट का पर्पस बिजनेस के प्रोडक्ट और प्रमोट करने का और सेल्स इंक्रीज़ करने का है. राइट. ये किसी पर्टिकुलर यूनिट के प्रोडक्शन कॉस्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. अगली स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड डायरेक्टली इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस. ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ परचेजेस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया जाता. ये जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होते हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स. एंड स्टेटमेंट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस रैदर देन फॉर रीसेल. सेकेंड, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी आर कॉमन एग्जाम्पल्स. थर्ड है फिक्स्ड एसेट जनरली प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. एंड फोर्थ है गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस रैदर देन रीसेल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बिजनेस मशीनरी, बिल्डिंग्स और फर्नीचर के नॉर्मली रीसेल करने के लिए नहीं होते बल्कि बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करने के लिए होते हैं. राइट. देयरफॉर ये फिक्स्ड एसेट्स हैं. नेक्स्ट है लैंड, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी आर कॉमन एग्जांपल्स. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आर कॉमन एग्जांपल्स. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ये एसेट्स जनरली बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं. थर्ड स्टेटमेंट है फिक्स्ड एसेट जनरली प्रोवाइड बेनिफिट टू मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. यस, ये कंसेप्ट बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फिक्स्ड एसेट्स का बेनिफिट यूजुअली एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है. फॉर एग्जांपल एक मशीनरी बिजनेस में सेवरल ईयर्स तक यूज़ होती है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. गुड्स रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं
उन्हें फिक्स्ड एसेट, इसलिए उन्हें फिक्स्ड एसेट नहीं कहा जाता। ऐसे गुड जनरली इन्वेंट्री या करेंट एसेट के पार्ट होते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंट एसेट्स एंड द स्टेटमेंट्स आर current assets are expected to be realized, sold or consumed within the normal operating cycle or relevant short term period, right. Cash and bank balances are current assets. Trade receivable are generally current asset, and fourth one is machinery held for long term use is a current asset. तो current asset are expected to be realized, sold or consumed within normal operating cycle or relevant short period. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करंट एसेट का नेचर शॉर्ट टर्म का होता है, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, डेटर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंसेज आर करंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश और बैंक बैलेंस ऑलरेडी मॉनेटरी फॉर्म में हैं और बिजनेस की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, इसलिए ये करंट एसेट है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल आर जनरली करेंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेड रिसीवेबल यानी कस्टमर्स से रिसीवेबल अमाउंट जनरली शॉर्ट टर्म में रिसीव होना एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए इसे करेंट एसेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट है मशीनरी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ इज़ अ करेंट एसेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मशीनरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है, इसलिए मशीनरी को हम नॉन करेंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट कहते हैं, करेंट एसेट नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंट लाइबिलिटीज़ एंड स्टेटमेंट्स आर करेंट लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और रेलिवेंट शॉर्ट टर्म पीरियड। Second, trade creditors are generally current liabilities. Third, outstanding expenses are generally current liabilities. And fourth one is long-term loans are always current liabilities. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करंट लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस। Current liabilities are obligations due for settlement within the normal operating cycle or relevant short-term period, right? बिजनेस की जो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में पेएबल होती हैं, हम उन्हें करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स आर जनरली करंट लाइबिलिटीज़। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट परचेज के थ्रू बिजनेस का सप्लायर के टुवर्ड्स अमाउंट पेएबल हो जाता है, इसलिए हम इसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर जनरली करंट लाइबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस की अनपेड ऑब्लिगेशन है, इसलिए जनरली ये करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स आर ऑलवेज करंट लाइबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। लॉन्ग टर्म लोन का जो पोर्शन लॉन्ग टर्म बेसिस पर पेएबल है वो जनरली नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म या करंट पोर्शन को करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में ही क्लासिफाई किया जाता है और एप्लीकेबल अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। इसलिए ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विड एसेट एंड द स्टेटमेंट्स आर लिक्विड एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश रिलेटिवली क्विकली। Cash and bank balances are liquid asset. Trade receivables are generally considered liquid asset. Prepaid expenses are generally considered liquid asset. तो liquid asset का सिंपल मीनिंग है, आप ऐसे समझिए कि एसेट को रिलेटिवली क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है लिक्विड एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश रिलेटिवली क्विकली। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लिक्विडिटी का मतलब है एसेट को कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट कैसे और स्पीडली कैसे किया जाए। जितनी इजीली एसेट कैश में कन्वर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा लिक्विड होगी। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंसेज आर लिक्विड एसेट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में होता है और बैंक बैलेंस भी रेडिली अवेलेबल मॉनेटरी रिसोर्स है, देयरफॉर ये हाईली लिक्विड एसेट्स हैं। थर्ड है ट्रेड रिसीवेबल आर जनरली कंसिडर्ड लिक्विड एसेट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेड रिसीवेबल को कस्टमर्स से रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए दे आर जनरली ट्रीटेड एज लिक्विड एसेट्स।
एंड फोर्थ वन इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस आर जनरली कंसिडर्ड लिक्विड एसेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव होता है, इन्हें नॉर्मली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देयरफॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस को जनरली लिक्विड एसेट नहीं माना जाता, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट।